संभल, एक नाम जिसके कई पर्याय, कई मायने हैं। लेकिन सवाल ये पूरे देश में उठ रहा है कि कब और कैसे निकलेगा संभल का हल। जिस तरह की सियासत, जिस तरह के इतिहास का दावा इस पूरे क्षेत्र को लेकर किया जा रहा है, उसके बीच यहाँ की आम जनता क्या सोचती है और संभल में जमीन की हकीकत क्या है। खेल का नियम है, गोटी को गोटी काटती है। संभल देख रहा है संभल संभल कर। जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद में नेताओं की चाल को, बयानों की ढाल को, गुजरते साल और वोट की गोटी सेट करने की होड़ में बिगड़ते माहौल को। लेकिन संभल में जो कुछ चल रहा है वो क्या केवल राजनीति है या फिर वहां के आम जनमानस की प्रतीक्षा? संभल संभल कर चलते संभल का मन टटोलने हम लोगों के बीच पहुंचे। हमारा ऐतिहासिक स्थल है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रहा है और यहाँ पर कल की अवतार प्रस्तावित है। हिंदू संभल में हमेशा दहशत में रहा। आजादी के बाद लगभग 55% आबादी हिंदुओं की थी, जो आज घट के मात्र 10 से और 15% के बीच रह गई। पुराने दौर में जो हो गया। अब फिलहाल हम कांधे से कांधे मिलाकर नहीं, कांधे से कांधा लगड़कर खड़े हुए हैं। फिलहाल हमें पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे संभल का माहौल आज भी सही है और पहले भी सही था, लेकिन कुछ चीजें ये बीच में आ जाती हैं जो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आज जो ये हो रहा है, इस पर कार्रवाई पहले से होनी चाहिए थी। लोगों से बात करके हमें ये एहसास हुआ कि संभल की मौजूदा परिस्थिति को समझना है तो 3 बिंदुओं को देखना होगा। पहला, जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद। दूसरा, अतीत में हुए भीषण दंगे, हिंदुओं का पलायन और अधूरा इंसाफ। और तीसरा, एक ऐसी व्यवस्था जहां अतिक्रमण और सुविधाओं का अवैध इस्तेमाल आम बन गया। विवाद के पहले बिंदु को परखने के लिए हम वहां पहुंचे जहां 24 नवंबर को हुई हिंसा ने संभल को सुर्खियों में ला दिया। संभल की इन सड़कों पर आपको फिलहाल शांति नजर आ रही है, लेकिन जब पूरा विवाद शुरू हुआ था तो हिंसा यहीं पर सबसे अधिक देखी गई थी। जिस तरीके से पुलिस और यहां पर रहने वाले लोगों के बीच टकराव हुआ, पथराव हुआ, हिंसा हुई, लोगों की जानें गई, लेकिन किस तरीके से उस पूरी वारदात के बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया और उसके बाद पूरा संभल जो है वो सियासत की जद में भी आया। उस रोज हुई हिंसा के बाद से संभल में कमोबेश शांति है, लेकिन ये हिंसा जिस कारण हुई वो विवाद अभी सुलझा नहीं। इस क्षेत्र को लेकर सदियों पुरानी मान्यता है कि इसी जगह पर जन्म लेंगे भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि। जय श्री कल्कि अवतार यहाँ पर आपने लिखा है, यहाँ पर ही मान्यता है कि कल्कि जी अवतार लेंगे यहाँ पर ही लेंगे। अच्छा, बिल्कुल पक्का यहीं पे ही लेंगे। यहीं पे लेंगे जी। तो जो मस्जिद है वहाँ पर सर्वे चल भी रहा था? जी चल तो रहा था, पर वहाँ पर जैसा ऑब्जेक्शन उठाया लोग वालों ने, पर यहाँ तो मंदिर तो भी बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर निकलूंगा तो ये सब बहुत पुराने, हमारे बुजुर्ग भी थे वो भी कहते थे कि जो मंदिर हरिहर मंदिर है। तो बुजुर्ग बोला अभी तक बताते थे, अभी तो हमें 5 साल हुए खत्म हुआ ससुर को। अच्छा जी, शिव कुमार नाम था, रोडवेज में थे। अच्छा जी, वही कहते थे, हमारी सास भी कहती थी। तो यहाँ पर मंदिर आपने भी कल्कि अवतार का मंदिर है, इधर से आप जाओगे तो यहीं इधर पीछे पड़ेगा मंदिर है, जाते हैं हम वहाँ पर, कीर्तन होता है। अच्छा। इसी घर से लगभग 200 मीटर आगे संभल का मशहूर जामा मस्जिद है। मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद में नमाजियों का तांता लगा रहता है। हालांकि इस परिधि में रहने वाले हिंदू कहते हैं ये मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है। कह रहे हैं कि हरिहर मंदिर से आप बारात निकालते हैं, पर ये तो कहा जाता है कि हरिहर मंदिर तो है ही नहीं, उसी का सबूत ढूंढा जा रहा है। हरिहर मंदिर ही है मैडम जी। ये तो सन 78-76 में जो बलवा हुआ ना, तो इंदिरा जी बंद करा गई थी। मैं 50 साल से बारात निकाल लिया हूँ शंकर जी की वहाँ से। मेरे पास प्रमाण है, IDM की परमिशन है, वहाँ रथ वगैरह लगती है हमारे, और डाक खाने से बारात निकालते हैं। 50 साल से निकालता हूँ मैं, और कल की भगवान का जुलूस भी 50 साल से निकाल रहा हूँ।
संभल का पौराणिक महत्व बड़ा है और सालों से इस बात को लेकर दावे हैं, लेकिन दोनों पक्षों के तर्क अपनी अपनी जगह हैं और मान्यताओं को सबूतों की जरूरत है। लिहाजा अदालती आदेश पर वहां सर्वे कराने की शुरुआत हुई थी। दूसरे सर्वे के दौरान ही हिंसा हो गई। उसका नाप लेने के लिए अगर यहाँ पर कहा गया है, इसके आगे कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन इस कूप का नाप लेकर आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, अगर आप देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में उस दिन के बाद से जिस तरह से हर छोटी चीज पर तनाव होता है, तो हर व्यक्ति आपको यहाँ पर कौतूहल में इस एरिया की तरफ देखता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन पुलिस प्रेजेंस इतनी ज्यादा रहती है कि उन सारी चीजों पर नियंत्रण रखने के लिए, यानी कि कोई भी ऐसी स्थिति न खड़ी हो जाए जो फिर कानून व्यवस्था को चैलेंज कर दे, तो उसके पूरे इंतजाम जरूर रहते हैं। सर्वे पर फैसले होते रहेंगे, क्या निकला है नीचे से ये भी आगे कभी पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सच संभल के समाज से बाहर निकल कर आ रहा है, उसकी दास्तान खून से रंगी है। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस दिन का जिक्र कर रहे थे, वो दिन प्रशासनिक फाइलों में दबकर बंद हो चुका है। पर संभल में लोग आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये हैं विनीत गोयल, जो उन्हीं बनवारी लाल के पुत्र हैं जिनकी नृशंस हत्या का किस्सा योगी आदित्यनाथ ने सुनाया था। आपके परिवार के लोगों की हत्या की गई थी जब यहाँ पर दंगे हुए थे, आप उसके बाद कितनी बार संभल आए? ये 78 में मेरे फादर का वैसे मर्डर हुआ था। उसके बाद हम 93 तक संभल में ही रहे। उसकी एक वजह तो ये रही कि हमारी परिस्थितियां भी ऐसी नहीं थी कि हम संभल से कहीं जा सकें, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा लॉसेस और वो सब हो गए थे। उसके बाद 93 तक हम यहाँ रहे हैं, तो उसके बाद भी कुछ बिजनेस कनेक्शन ऐसा था कि फ्रिक्वेंटली आना रहता था, लेकिन अब 8-10 साल से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आपको क्या याद है उस समय की, उस दिन की क्या याद है? उस दिन की, उस समय सुबह 11 बजे के आसपास का समय रहा होगा। शहर में ये अफवाह उड़ा दी गई कि मौलवी जी हैं, उनका जामा मस्जिद में मर्डर हो गया है। मर्डर तो हुआ था, लेकिन साथ में ये गलत अफवाह उड़ गई कि एक हिंदू ने उनका मर्डर कराया, जबकि वो आपस में लोकल पॉलिटिक्स का उनका वो मैटर था। उसी में कुछ मंजर शफी थे और कुछ मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने उसको ज़्यादा फैला दिया। और हमारा यहाँ से मेरे ख्याल से 200 गज होगा, जो पहले हाथा होता था, उसमें हमारा वो बिजनेस वो था, करीब 5000 मीटर में होगा वो। उसमें मेरे फादर भी थे और कुछ स्टाफ था। इसके अलावा कुछ ऐसे आसपास के गांव के लोग आ गए थे कि ये एक सेफ प्लेस है, यहाँ पर हम अंदर चले जाते हैं तो हमारी लाइफ सेफ हो जाएगी, क्योंकि आगजनी और वो सब काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई थी। उसके बाद उसमें जैसे मेरे फादर ही थे या और लोग थे, तो वो डबल स्टोरी बना हुआ था। वो ऊपर चले गए कि भाई उन्होंने ट्रैक्टर से हमारा जो लोहे का काफ़ी मजबूत गेट था वो तोड़ दिया था। उसको तोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि लोग नहीं है, तो वो ऊपर देखने चले गए। वहाँ पर ऊपर ही सब लोग थे। वहाँ से उन लोगों ने ऊपर से सबको नीचे ले आए और जैसे गद्दी होती थी पहले, तो उस गद्दी पे लाकर और टायर डाल के, पेट्रोल डाल के लोगों की बहुत निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। इंसाफ मिल पाया कब? इंसाफ नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि जो उस समय डीएम थे वो फरहत अली थे, उन्होंने भी दंगे को बचाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए।
अगर शायद प्रशासन कुछ करता तो इतने बड़े हादसा नहीं होता। अब आपको लग रहा है कि आज मुझे जैसे योगी सरकार है, जो स्थानीय प्रशासन है, उसने इतनी आशा की किरण जगा दी है कि अब मुझे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ जरूर होगा। उस समय भी करीब 46 या 48 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी नामजद। उसमें अधिकांशतः तो मर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जीवित हैं। इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, और मतलब एक बेटे के लिए तो इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। 27 मार्च 1978 की तरह संभल का इतिहास और भी कई सांप्रदायिक तारीखों से भरा हुआ है। संभल में आजादी के बाद से अब तक 16 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जिनमें 213 लोगों की मौत हुई। इन 213 में 209 हिंदू थे और 4 मुसलमान। सबसे भीषण दंगा 1978 में ही हुआ था। इस दिन 184 लोग मारे गए थे। आपका परिवार नहीं छोड़ के गया यहाँ से? अरे हम चिमनसरा में रहते थे, वहां से छोड़ के यहाँ गए। जब मरे वहां पे आदमी तो हम कोड़ियों मकान बेचे आए। अब जो कीमत 50 लाख की थी वो 50,000 में देकर भाग गया कि मारे जाएंगे। बहुत मैडम जी, बहुत नरसंहार हुआ, बहुत आदमी मरा। इन्होंने ये करा अत्याचार। अब जरा योगी जी आए तो वो कुछ देख रहे हैं से, तब ये कुछ सुधर रहा है। संभल ना तो यहाँ तो कोई ये MP और MLA ही तो लड़ाई कराते हैं। यहीं रहते हैं ना? अब नहीं, हम तो पलायन। आप भी छोड़कर हम सामने रहते हैं, हमारा मकान हमारा ढेर पर है। हम वहाँ से तो 78 के बाद चले आए। हमने 78 तक बाहर आए, तो जब बलबा हो गया और ये मौतें हो गई, हत्याएं हो गई, आगजनी हो गई, उसके बाद हम दहशत में चले आए वहाँ से छोड़कर। लगातार सांप्रदायिक तनाव के चलते संभल से हिंदुओं का पलायन समय समय पर जारी रहा और उनके घरों, दुकानों, मंदिरों पर ताला लगता चला गया। होगा यहाँ पे आबादी के हिसाब से कितने मुसलमान? 45% हिंदू थे, 55% मोमडन थे। आज 90% मोमडन है, 10% हिंदू है सिटी बोर्ड संभल में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये हुआ कि हिंदुओं के 2 बच्चे हैं, एक लड़की भी आ गई, एक लड़का भी आ गया, माँ बाप चले गए उनके पास। कुछ यहाँ डिस्टर्बेंस हो गया, बल्बे होने लगे, कुछ पलायन कर गए लोग, कुछ जहाँ सेफ नहीं थे वहां से पलायन कर गए। हिंदू संभल में हमेशा दहशत में रहा। आजादी के बाद लगभग 55% आबादी हिंदुओं की थी, जो आज घट के मात्र 10 से 15% के बीच रह गई। संभल की बदलती डेमोग्राफी को देखा जाए तो 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब संभल में हिंदुओं की आबादी 45% थी और मुस्लिम आबादी 50% से अधिक। मौजूदा स्थिति चौंकाने वाली है। बार बार चूंकि हमने कई लोगों से यहाँ बात की है और जो रिपोर्ट भी हमारे पास आई है कि पहले 45% आबादी थी, वो घट करके 15-20% हो गई। वो तो ऑफिशियल डाटा हमारे पास है कि आज़ादी के समय लगभग 45% रहते थे और अभी हमारे रिकॉर्ड में मतदाता सूची के अनुसार जब देखा जाता है या अन्य जो वार्ड वार जनसंख्या देखी जाती है, लगभग 20% की संख्या है। संभल में ताजा विवाद छिड़ा तो एक के बाद एक पन्ने खुलते चले गए। अब तक संभल में 5 प्राचीन मंदिर और 19 कुएं मिले हैं, जिनका ASI सर्वे कर रही है। 46 सालों से बंद मंदिर के पट खुले हैं, तो उन पटों के पीछे से कई सवाल भी निकल आए हैं। अधिकतर हिंदू क्यों इन इलाकों में अपने मंदिर, अपना कारोबार, अपना घर-बार छोड़कर चले गए? दहशत या सांप्रदायिक तनाव? आखिर क्यों कोई अपनी पुश्तैनी पहचान को छोड़कर पलायन करेगा? ये हनुमान मंदिर जिस मोहल्ले में मिला है, दावा है ये कभी हिंदुओं का मोहल्ला हुआ करता था। यहाँ पर ये चूंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग मतलब कोई मुस्लिम मोहल्ला है, कोई हिंदू मोहल्ला है। मैं बता दूं यहाँ पर कौन रहता है? यहाँ 1978 से पहले यह हिंदू समाज का बहुत अच्छा वर्चस्व था। बहुत धनाढ्य लोग भी यहाँ रहते थे। 40 से 45 परिवार यहाँ रहा करते थे। लेकिन 1978 में एक बहुत बड़ा हादसा, जिसका वर्णन पहले आपके चैनल पे भी और अन्य चैनलों पे चल रहा है, लगातार हो चुका है। तो वह यहाँ पर ऐसी स्थिति बना दी गई थी कि बच्चों को छेड़ना इत्यादि इस तरीके की घटनाएं हुई, तो यहाँ से लोगों ने जाना ही अपना बेहतर समझा। और 1978 के बाद 79 में भी एक हादसा हुआ था,
यहाँ पर एक व्यक्ति के चाकू मारा गया था, उसके बाद एक लड़की को उठाने की। ये हिंदू मोहल्ला हुआ करता, ये पूरा हिंदू मोहल्ला हुआ, लोग छोड़कर चले गए। ये यहाँ चारों तरफ जो सराउंडिंग में आप खड़े हुए हैं, ये 40-45 घर थे, वो सब यहाँ से छोड़ करके जा चुके हैं। ये मंदिर आज पूर्ण रूप में नहीं है। अगर इसकी प्राचीन दीवारों का रंग न दिखे तो ऐसा लग सकता है कि ये इस घर का ही हिस्सा हो, पर ऐसा है नहीं। ये मंदिर एक घर में जुड़ा हुआ कैसे हो सकता है? ये इसके चारों तरफ एक परिक्रमा थी, लेकिन जब यहाँ से चले गए लोग तो परिक्रमा पर थोड़ा सा कब्जा कर लिया गया है। वो शासन प्रशासन इसको देख रहा है, इसमें जहाँ भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है संभव, वो कार्रवाई होगी। अतिक्रमण ही होगा तभी मंदिर से जुड़ा। हाँ जी, इसमें अतिक्रमण है, इसमें अतिक्रमण है। दशकों से बंद मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हुआ है तो लोगों के मन की गांठें भी खुल रही हैं। जो चले गए थे वो लौटकर भावुक मन से अपनी यादें बांट रहे हैं। कब से खुला है ये मंदिर? तो अभी 24 तारीख में खुला है। आप लोगों को मतलब पहले से पता तो था ना कि ये मंदिर है? हाँ, हम पता था मंदिर है। दर्शन करने आ पाते थे? नहीं, दर्शन करने यहाँ आज ही है। कैसा? हमको अच्छा लगा दर्शन करना, बहुत अच्छा लगा। मैं तो प्रसन्न हो गए हम दर्शन करके प्रभु जी के पास है, बहुत अच्छा लगा। संभल में एक बार जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है उसके बाद से अलग अलग स्थानों पर कुछ ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जिन्हें लेकर ये दावा है कि और भी अधिक सत्य की तलाश होनी चाहिए। अब जैसे संभल में ये मंदिर जो बताया जा रहा है कि परिक्रमा मार्ग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर आप मंदिर को देखेंगे तो एक मकान से बिल्कुल पूरी तरीके से जुड़ा हुआ आपको दिख जाएगा। यहाँ पर वो कूप जहाँ आप प्रशासन की तरफ से इसे ढक दिया गया है, क्योंकि अभी एएसआई की तरफ से भी सर्वे की बात की जा रही है और भी बहुत अधिक प्रामाणिक बातों की अभी तलाश रहेगी। लेकिन लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। लोग जो इतने सालों से केवल सुनते आ रहे थे कि यहाँ पर इस तरह की कोई चीज हो सकती है, वो जब अपने आंखों के सामने देख रहे हैं ये सब, तो उनकी श्रद्धा उन्हें रोक नहीं पा रही है। आप बड़ी संख्या में देखेंगे कि लोग मंदिर की तरफ भी आ रहे हैं और कूप में अपने बूते जो भी चढ़ावा उनसे बन सक रहा है वो यहाँ कूप में भी चढ़ा रहे हैं। सुन के आए थे सर? बाहर से आए। बाहर से? कहाँ से आए? महमूदपुर। अच्छा, क्या ये यहाँ पे दर्शन करने आए थे जो मिला है मंदिर? जी जी जी। अच्छा। मैं मदापुर भारत से आया हूँ सुन करके दर्शन करने के लिए। हाँ, तो ये तो हमारे पहली बातें हैं जो इन लोगों ने कब्जा किया इस आश्रम पे, मूर्ति तोड़ तोड़ कर मंदिरों में कुआं में डाली। आज हमारे आदित्यनाथ की और मोदी जी की कृपा है जो आज हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती और शिव शंकर ये वो जगगर हुए। जो हमारी आत्मा बड़ी खुश हुई। खुश होकर के जब हमने ये सुना तो हम यहाँ पर पधारे दर्शन करने के लिए। पुस्तक में क्या विवरण? इस पुस्तक में पूरा संभल का इत्यादि विवरण दिया गया है, जैसे कि अपने 68 तीर्थ, 19 कूप, 52 सराय, 36 पुरे इसमें पूरे बताए गए हैं। कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसमें उपस्थित है सब इसमें विवरण चित्र सहित दिया गया है। और इसमें यह बताया जाता है जैसे मणिकर्णिका जो स्थान है यहाँ पे और इत्यादि सारे अपने तीर्थों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो ये आपको लगता है कि ये अकेला एक मंदिर रहा होगा या फिर ये आप जैसे बता रहे हैं कि परिक्रमा मार्ग? जी, ये जो मंदिर है ये स्थान तो खैर मंदिर का है, इसी के साथ जो यहाँ पे अतिक्रमण था उसमें आगे का भी हिस्सा मंदिर का भी निकला गया है और यहाँ पे परिक्रमा मार्ग होना था जिसमें एक घर बना हुआ है और प्रशासन द्वारा उसे हटाया जा रहा है। यहाँ पे एक कूप भी है। संभल से पलायन करके गए लोगों का दर्द संभल के भाईचारे पर कलंक के निशान सरीखा है। दंगे हुए, आग की लपटें उठी और खग्गू सराय, सराय तरी,
गंज बाजार जैसे इलाकों की दुखद कहानियां उनकी राख के नीचे दफन हो गई। अब परतें खुल रही है तो संभल का डरावना सच नीचे से झांक रहा है। संभल के अधिकांश मुसलमान जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, कुछ भी बोलने से बचते दिखे। राजनीति से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों ने जरूर अपनी बात रखी है। उनकी बातों में उनका सियासी झुकाव आप खुद समझ सकते हैं। जो अभी चल रहा है उस पर आपकी राय क्या है? हमारी राय यह है कि हमारे जो संभल है बिल्कुल शांति प्रिय संभल रहा है। पहले राइट हो गए वो अलग बात है, लेकिन जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं तो हमारे यहाँ कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ है। क्या लगता है कि यहाँ पर जो थोड़ा सा अशांति का माहौल, तनाव जैसा लगता है? नहीं, अब कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा। नहीं, अब सब ठीक है। जिस तरह संभल में 2017 से पहले झगड़े फसाद होते थे, लेकिन 2017 के बाद में जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोदी और योगी को बिठाला है, आज तक प्रदेश के अंदर हमारे कोई झगड़ा नहीं है। रहा सवाल इनका ये जो शरारती तत्व हैं, समझ गए, कुछ तो खत्म हो गए, कुछ जो है वो अब खत्म हो जाएंगे। हमारा जो अभी 40 साल बाद जो मंदिर निकला है, यहाँ पर 40 परिवार रस्तयोगी परिवार रहते थे। इनके जो वहाँ मोहल्ले के जो लोग थे, उनके अत्याचार दुराचार से उन्होंने वहाँ से पलायन किया और पलायन करके अपने शहर के दूसरे कोने में जाकर अपना ठिकाना उन्होंने ढूंढा। अब संभल के कुछ गैर सियासी मुसलमानों की भी राय सुनिए, जो मानते हैं कि पुराने जख्मों को कुरेद कर किसी का भला नहीं होगा। पुराने दंगे जो हैं 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, उसके बाद में तो सही माहौल है। यहाँ तो कुछ नहीं है। अब लोग जो है कह रहे हैं कि साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ ना है यहाँ तो कोई टेंशन नहीं किसी तरह का। अभी भी इतना बड़ा वो हुआ है, एक ना तो किसी मुसलमान ने हिंदू को गाली बकी, ना हिंदू ने मुसलमान को बकी, सब आपस में सब लोग ना। पुलिस ने भी कोई सर्वे हुआ है, सर्वे के बाद में, सर्वे होने के बाद में इन्होंने जो कुछ करा वो करा। सर्वे तक कुछ नहीं था, वो बाद में इन्होंने करा। अब उसमें क्या कर सकते हैं? कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, बिल्कुल माहौल ठीक है यहाँ तो सब लोग। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा बनी रही है, लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग सब मिलजुल कर रहते हैं, बहुत सदियों से रहते हैं, और कोई इस तरह का कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। कभी कोई कहते हैं लोग कभी हुआ होगा, लेकिन 70 के दशक की बात। जी 70 की पुरानी बात होती है, लेकिन उस चीज को भूल जाना चाहिए। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन संभल जो है हमारा बहुत अमन का शहर है, सब मिलजुल कर रहते हैं। और हमारा भी यही कहना है, सरकार इस मुद्दे को छोड़े, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म करे, मंदिर मस्जिद की राजनीति खत्म करे, बेरोजगारी को खत्म करे और महंगाई कम करे, जिससे हमारा देश खुशहाल हो, प्रदेश खुशहाल हो और हमारा संभल शहर खुशहाल हो। हमारे संभल में बहुत शांति थी और आज भी है, इंशाल्लाह हो जाएगी। और संभल जो जाने जाता है ना, ये भाईचारे के नाम से जाने जाता है। मुझे नगर पालिका के अंदर जो यहाँ के बाबू लोग हैं, मुझे आज भी इब्राहिम शुक्ला कहते हैं। उनका मेरा एक दोस्त है मुकेश शुक्ला। तो हम चाहते हैं सिर्फ ये चाहते हैं कि भाईचारा बने। पिछले दिन जो 24 नवंबर को हुआ, बड़ा दुख था कि बहुत अच्छे से सब काम चल रहा था। जो टीम थी वो गई थी, अपना काम करने गई थी, जो आदेश कोर्ट के थे, और उसका पालन करा रही थी। जिस तरह से पथराव वगैरह हुआ, बहुत चोटें लगी, कुछ डेथ भी हुई, जो बड़ी दुख है बात। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी सब लोग, हम सब खड़े हैं, सब साथी हैं, सब बैठते हैं, उठते हैं, सब साथ रहते हैं, लेकिन उन असामाजिक तत्वों के लिए सावधान रहना चाहिए। और हमें सबको भी सावधान रहने की जरूरत है कि हम आपस में भाईचारा बना के रखें। यानी कुछ लोग बीते दिनों से आगे निकलना चाहते हैं और पीड़ित चाहते हैं कि न्याय मिले। इन्हीं में एक विचार 75 साल के अशोक सम्राट का भी है, जो कभी संभल की सियासत से जुड़े हुए थे। राजनीति से जुड़ा क्यों नहीं है? हमारे चेयरमैन रहे सिटी बोर्ड से। किस पार्टी? इंडिपेंडेंट। हाँ, बलवे देखे हैं यहाँ पर जो हुआ। हाँ देख। कब से हुआ है, क्या क्या इतिहास? इतिहास तो पुराना, लेकिन 76 का बलवा शुरू हुआ है, 78 का हुआ, 96 तक यहाँ 5-7 बल्बे हुए। हमें तो इस बात पे एतराज है, किसी मुसलमान ने मंदिर तोड़ा, मूर्ति तोड़ी है तो गलत करा, और मंदिर अगर उसके एरिया में है तो उसमें गलती को मुसलमान की तो है नहीं। क्या होना चाहिए? अब तो जो सर्वे हो गया ठीक है, सर्वे करा, कानून करा, अदालत ने दिया, वो जो हो लिया वो ठीक है, पिघली की चेकिंग हुई ठीक है, रफ्ती लिखाई ठीक है, वसूल करो,
जो कानून है उसमें काम करो। अब हो गया तो हो गया, उसे करते ही रहोगे, संभल को डिस्टर्ब करके ही मानोगे। राजनीति करो, जायज करो, करनी भी चाहिए। और जो आदमी गलत काम कर दिया उसे दंड भी मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आपकी उम्र क्या हो? मेरी 76 में आ गया, मैं 76 में हूँ मैं। और हम तो इसमें मुलायम सिंह में है। हमारा तो बीजेपी ने, आरएसएस ने मुखालफत करी, हमने उन्हें छोड़ दिया। अब जिस दिन से हम समाजवादी में आए उस दिन से समाजवादी में मुलायम सिंह के साथ के हैं। राम गोपाल जी का इलेक्शन हमने कैंपेन यहीं से संभल से लड़ाया, अपने घर से संचार में। 4 से 7 तक हमारी गवर्नमेंट थी, 12 से 17 तक हमारी गवर्नमेंट थी। अब आपकी गवर्नमेंट है। जब आपकी गवर्नमेंट कब होती थी? जब हम राजनीति में थे, हम जनसंघ में थे, 69 में लड़ाया हमने दीपक से इलेक्शन। तो चेंज होता रहता है। ये तो राजनीति करो। अब यह संभल का काम हो गया, आप सर्वे कराइए, तय कर लीजिए। यह मंदिर है तो हम कह रहे हैं चलो मंदिर है, ये मस्जिद है, आपने कानून बना दिया 91 में, तो सर्वे कराया कि और या ठीक है मंदिर है उसमें, ऐसे मान लो। तो मंदिर आप बना तो नहीं सकते थे, तोड़ के कानून आपने संसद में 91 में पास कर दिया, उसे हटाइए आप। बात केवल एक दिन की, एक घटना की, एक दंगे की नहीं है। बात एक दौर की है, बात समूची व्यवस्था की है। जो प्रश्न ये उठा रहा है कि संभल को आज संभालना क्यों पड़ रहा है। फिर ये समझाइए कि एक सामान्य सी कार्रवाई है, बिजली वाले विभाग के लोग अगर आते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए इतनी पुलिस फोर्स की जरूरत संभल में क्यों पड़ती है? पूर्व में ऐसा बिजली विभाग द्वारा कई बार प्रयास किया गया, जिसमें उन पे हमले भी हुए, कई लोग घायल भी हुए हैं इस तरीके के। बिजली कनेक्शन देखने के लिए हमले हुए जी। तो इसलिए उन लोगों ने इस क्षेत्र में आना बंद कर दिया था। उससे यहाँ के लोगों को, नागरिकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो जो परेशानियों का सामना करो, उनके द्वारा भी रिक्वेस्ट किया गया है कि हमारे बिजली के मीटर हैं वो चेक किए जाने चाहिए, बदले जाने चाहिए। बिजली की तारें हैं, लोड बहुत, ट्रांसफार्मर बहुत छोटी कैपेसिटी के हैं, वो कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। उसी आधार पे बिजली विभाग द्वारा एक मीटिंग की गई, उनके द्वारा डिटेल में हमसे रिक्वेस्ट किया गया। तो पहली बार आज से करीबन 1-1.5 महीना के आसपास बिजली विभाग द्वारा जब रिक्वेस्ट किया गया, तो पहली बार इस क्षेत्र में 2 PSC प्लाटून के साथ में हमारे SC जो हैं यहाँ के जनपद के, वो आए थे। उनके द्वारा तब भी यहाँ पे यहाँ के जो जिनके खिलाफ आज मुकदमा लिखा गया है, उन्होंने वहाँ मौके पे जाके उनको धमकी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी। अभी तक उन्होंने करीबन 1300 मुकदमे अभी तक बिजली के चोरी के अभी तक पंजीकृत कर लिए हैं पिछले 1.5 महीने में। पिछले 4-5 दिन से एक स्पेशल ड्राइव है उनके द्वारा और चलाया गया है, जिसमें जितने भी आप आर्मर्ड वायर देख सकते हैं, ये सब आर्मर्ड वायर बिजली चोरी को रोकने के लिए डाले जा रहे हैं, ताकि इनमें से कहीं भी किसी प्रकार की और कटिया लगा के चोरी ना कर सके। तो बिजली विभाग का सहयोग पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी जो हमारा तहसील संभल है, इसको जल्दी सैचुरेट कर लिया जाएगा और पूर्णतया यहाँ पे आर्मर्ड वायर है वो डाल दिए जाएंगे। आज संभल को संभालने के लिए बड़ी संख्या में वर्दीधारियों की मौजूदगी दिख रही है, पर आखिर क्यों? बाकी इलाकों में जो सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है, वो संभल में इतनी तनावपूर्ण क्यों है? संभल के पूरे मामले की जो शुरुआत है वो हिंसा से नहीं हुई, बल्कि बिजली के एक मामले से उसकी शुरुआत हुई। यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, ये उनका पुश्तैनी मकान है जियाउर रहमान वर्ग का, और इस मकान से ही उस बिजली के अवैध कनेक्शन का पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। आज यहाँ पर बिजली के स्मार्ट मीटर्स लगाए जा चुके हैं। आज बिजली को लेकर ही, बिजली की तारों को लेकर ही तमाम प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो बिजली से मामला शुरू हुआ था वो पहुंचा धर्म के मामले तक, मंदिर मस्जिद के मामले तक। संभल के सांसद पर बिजली चोरी का आरोप है। 1 महीने नहीं, 1 साल नहीं, केवल एक अवैध कनेक्शन नहीं, बल्कि सालों से कई अवैध कनेक्शन के जरिए करोड़ों की बिजली चोरी का आरोप। अब संभल में जो प्रयास चल रहा है, उसका असर दूर तलक दिख सकता है। लोगों में संतोष है इस बात का कि एक सुरक्षा का भाव भी है
कि जब पुलिस कर्मी खड़ा है, उनके साथ में खड़ा है, उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा है और नालियां साफ होगी, बच्चे स्कूल जाएंगे समय से, जितने बिजली हैं बच्चों के पढ़ने के लिए जब उनको बिजली मिलेगी और उसके साथ साथ लोगों को इस बात का भी न्याय होता है कि उनके साथ कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो वो थाने पे आके अपना अभियोग पंजीकृत कराता है। तो अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि किसी प्रकार का ना ही कोई किसी प्रकार का क्राइम है, सभी लोगों का जीवन है वो आम जीवन बड़े आराम से शांति से चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंटिन्यू रहेगा और हमारी पुलिस फोर्स भी है ये सदैव जो राष्ट्र का जो ये कार्य है इसमें सदैव तत्पर रहेंगे। दरअसल गौर से देखिए तो बात केवल बिजली कनेक्शन की है भी नहीं, केवल अतिक्रमण को ध्वस्त करने की भी नहीं है, बात है व्यवस्था को दुरुस्त करने की। संभल में कानून व्यवस्था बनाए रखना इस समय उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस की प्राथमिकता है और सबसे बड़ा दायित्व भी। जिस तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई थी उस तरह का कोई दाग दोबारा देखने को न मिले ये प्रयास रहते हैं, लेकिन आखिर कार्रवाई भी तो लगातार होती रहना जरूरी है। इस कारण संभल नगरी में आपको यूपी पुलिस की बड़ी तैनाती नजर आएगी। पिछले कुछ समय में संभल सांप्रदायिक राजनीति की धुरी बन गया था। संभल के पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जो कि मौजूदा सांसद के दादा थे, उनके खिलाफ भड़काऊ बयान देने और आतंकी संगठन तालिबान का समर्थन करने की वजह से देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। वंदे मातरम का विरोध हो, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन, अतीक अहमद की मौत का सांप्रदायिक एंगल तलाशना या पीएफआई का समर्थन, बर्क का नाम हर जगह रहा और योगी आदित्यनाथ जमकर विरोध भी करते रहे। पीएफआई मुसलमानों का एक तंजीम है, एक ग्रुप है और वो अब उस ग्रुप में भी कोई बगावत तो नहीं कर रहे, लेकिन मुसलमानों की सेफ्टी के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए जो भी वो बात कहते हैं तो इनको ये नागवार है, तो हरज करना चाहते हैं, उस पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर वो ये बताइए कि मुल्क के खिलाफ क्या काम कर रही है, उनके खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रही। शकीबुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। वहां पर शांति बहाल नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यहाँ तक कहा कि संभल में धार्मिक स्थल से बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। अब देख रहे हो धार्मिक स्थल से बिजली चोरी यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। आश्चर्य नहीं कि बिजली को लेकर ही इतने बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई शुरू हुई। वैसे संभल के सियासी पारे में हमेशा से ही पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत सुलगती रही है, जिसका असर देश की राजनीति पर भी हमेशा पड़ा। अब जबकि संभल मंदिर मस्जिद विवाद से तप रहा है, तो सियासत भी खूब है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं। संभल के दशकों के सियासी इतिहास के हिसाब से इसे कई रंगों में देखा जा सकता है। यूपी की जातिगत राजनीति का प्रमुख अखाड़ा भी रहा है संभल। यूपी में धर्म की राजनीति की धुरी है संभल। इसी संभल की पॉलिटिक्स के कारण यूपी ने एक दिन का मुख्यमंत्री देखा था। संभल के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा से लेकर देश की संसद तक माहौल गर्म रहा। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा,
मैं कहता हूं, तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा। देखिए, कोई सच नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें, और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हों। वो भविष्य जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कोई नहीं पहुंचने देगा। संसद में संभल के मुद्दे पर शांत रहने वाले राहुल गांधी संभल पर एक्टिव रहे तो उसके पीछे वो इतिहास है जिसे वो बदलना चाहते हैं। 1984 में आखिरी बार कांग्रेस की प्रत्याशी शांति देवी यहां से जीती थी। उसके बाद से लगभग 40 साल हुए कांग्रेस एक जीत को तरस रही। संभल पर कांग्रेस की तत्परता देखकर यूपी के 2 लड़कों का समीकरण ही लड़खड़ा गया, क्योंकि सवाल यहाँ जातीय और धार्मिक वोट बैंक में सेंध का आ जाता है। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहाँ जा रहे हैं। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं देगी। लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ, और फिर उसके बाद जिस प्रकार की राजनीति की अपनी कई मजबूरियां होती हैं और उनसे जुड़े लोग अपनी अपनी सियासत की दिल्ली बचाने के लिए जनता को खेल में उलझा देते हैं। ये चलो, ये वाली चाल, ये दिल को चलो। दिल्ली पिट जाएगी, दिल्ली पिट जाएगी, दिल्ली मैम ये चलिए, ये चलिए। दिल्ली को बचाना है, दिल्ली को बचाना मैम, ये दिल्ली है, दिल्ली बचानी है हम। हाँ, ये ना तो पक्का मार देगा इसको, ये पक्का है मार देगा दिल्ली को, ये दिल्ली बचानी है। हमें सब मिलकर लड़ना है। संभल की कहानी जो आज है, उसके पीछे संभल का सियासी समीकरण भी। लड़ाई मंदिर मस्जिद से अधिक कई बार वर्चस्व की लगती है। संभल ने इस लड़ाई के कई दंगल देखे। 1989 से 2004 तक के 6 चुनावों में संभल से सिर्फ और सिर्फ यादव प्रत्याशी जीत हासिल कर सके। बीजेपी अब तक सिर्फ एक बार 2014 में यहां से जीत दर्ज कर सकी है। उसके बाद से समाजवादी प्रत्याशी शफीकुर रहमान बर्क 2 बार जीते। इस बार उनके पोते जियाउर रहमान बर्क भी समाजवादी पार्टी से ही सांसद हैं। एक समय था जब संभल को समाजवादी पार्टी में यादव परिवार के सबसे मजबूत गढ़ों में गिना जाता था। उन्नीस 1998-99 में मुलायम सिंह यादव संभल से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2004 में उनके भाई रामगोपाल यादव संभल से लड़े और जीते। 1998 में जब मुलायम सिंह यादव पहली बार संभल से चुनाव लड़ रहे थे, तब उनकी और कल्याण सिंह के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चरम पर थी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्होंने तय कर लिया था कि संभल में मुलायम को जीतने नहीं देंगे, और इसके पीछे भी कई कारण थे। संभल की रेहरा गंगेश्वरी विधानसभा सीट पर कल्याण सिंह की बिरादरी का अच्छा दबदबा था, जिनके वोट संभल में जीत के लिए जरूरी माने जाते थे। कल्याण सिंह खुद इस क्षेत्र में लगातार रैलियां कर रहे थे। बाकी हिंदू वोट तो मिलेंगे ही बीजेपी को, इसको लेकर कल्याण सिंह आश्वस्त थे। तीसरा सबसे बड़ा कारण था संभल सीट से बीजेपी का प्रत्याशी चयन। मुलायम सिंह यादव के सामने बीजेपी ने तब के कद्दावर नेता डीपी यादव को समर्थन देकर मैदान में उतार दिया। डीपी यादव तब यादव और मुस्लिम दोनों वर्ग में अच्छे खासे लोकप्रिय थे। मुलायम सिंह यादव को कड़ी टक्कर मिल रही थी। फिर हुआ राजनीति का वो सबसे बड़ा उलटफेर, जिसने न केवल यूपी बल्कि देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। कल्याण सिंह रेहरा में रैली कर रहे थे, प्रशासन को बूथ कैप्चरिंग हर हाल में रोकने की हिदायत दे रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि लखनऊ में उनकी सरकार गिर गई। तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त कर दी। उनकी जगह तुरंत जगदम्बिका पाल को यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी।
राज्यपाल का आज का आचरण संविधान के विरुद्ध है, लोकतंत्र के विरुद्ध है और मान्य संसदीय परंपराओं के भी प्रतिकूल है। इतिहास ऐसे राज्यपाल रमेश भंडारी को क्षमा नहीं करेगा। माननीय अटल जी ने एक बहुत गंभीर स्टेप ले लिया है। पूरा देश उनके पीछे खड़ा है और जो साजिश में शामिल हैं वो सब बेनकाब हैं। लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के सभी नेताओं में तब हड़कंप मच गया था। राज्यपाल महोदय ने जल्दबाजी में रात के अंधेरे में ये कदम उठाया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि उनका प्रयास सफल नहीं होगा। मतदाता अपनी इच्छा से मतदान करेंगे और इस असंवैधानिक लोकतांत्रिक कदम का उनके मतदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट तक मामला गया, विधानसभा में शक्ति परीक्षण को कहा गया। कल्याण सिंह बहुमत जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। मैं आया हूँ जनता जनार्दन की ताकत का एहसास कराने के लिए। जगदम्बिका पाल सिर्फ एक दिन मुख्यमंत्री रह सके, लेकिन तब तक एक दिन के अंदर ही संभल में लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो गई। हारती दिख रही बाजी मुलायम सिंह तब जीत गए। सियासत की निगाहें आज एक बार फिर संभल पर है। निशाना सबका अलग अलग है। संभल में शांति की भी चाहत है, पुराने घावों के भरने की भी आस है।